हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस में फिजिक्स की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फिजिक्स में जो हमारा सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली 10th क्लास में ना बच्चों, फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं, ठीक है। और पांचों बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एक चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी जो बोर्ड पे नहीं आ पाया है, और वो टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे ओरली बता दूंगा इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है पहला, वो है लाइट। इसमें मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक लिखे हैं जो रिप्रेजेंट करे कि हमारे पास कौन कौन से मेन टॉपिक हैं। इनके अंदर जो डेफिनेशन है या इनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है। मोटा मोटा जो हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। जैसे सबसे पहला हमारे पास क्या है, लाइट। तो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है, व्हाट इज द लाइट, ठीक है। कि लाइट की डेफिनेशन क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दूसरी डेफिनेशन है क्या है इसकी, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। डिटेल में हम लोग ये पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक। देखो, तो लाइट से क्या क्या फिनोमिनन होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, मान लीजिए लाइट आई, ऐसे समझिए कोई मिरर है जिसमें मैं अपना फेस देख रहा हूं। मैं फेस किस वजह से देख पा रहा हूं मिरर में, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट आई, सबसे पहले मेरे चेहरे पे पड़ी, यहां पड़ने के बाद वो मिरर के अंदर गई, ठीक है। और फिर मिरर से होकर के मेरी आंखों में गई, तो मेरे को अपना फेस इस पे दिखाई दिया। अगर मिरर को मैं पीछे से पॉलिश ना करूं ना, अगर पीछे से मिरर को ना पॉलिश करूं, तो क्या होगा, लाइट आई, मिरर से पार होकर के उधर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो अपनी फोटो देखने के लिए पीछे से पॉलिश इसलिए किया जाता है ताकि लाइट आए लेकिन इसको पार ना कर पाए, टकरा करके फिर वापस आ जाए, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस किस में को हो सकता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास, 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसमें कहता है, मान लीजिए कोई वेव आई, इसको ये मानिए प्लेन, ऐसे कोई वेव आई और ऐसे निकल गई, इसके परपेंडिकुलर जो होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये एंगल जो इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल क्या है, ये मान लीजिए प्लेन है जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वो प्लेन है जिससे रिफ्लेक्ट हो रही है। रे ऐसे आई, इसके परपेंडिकुलर मैंने कोई लाइन खींची है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल बोलते हैं। लाइट इधर से आई, इस नॉर्मल के और इस प्लेन के कॉर्नर, नीचे कोने वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इससे टकराई और इस नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए चली गई। इस नॉर्मल से जो एंगल बनाते हुए आई थी, उस एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और जिस एंगल से इंसिडेंट रे इससे टकरा करके वापस गई है ना, तो ये जो एंगल, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। और इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल शुड बी इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब है, जो वे आई, टकराई, वापस गई, और ये जो नॉर्मल है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशन सरफेस होता है इसमें। ये प्लेन है क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन सरफेस है। देखो, ये एक्स एक्सिस मान लूं मैं और ये वाई एक्सिस मान लूं, तो यहाँ 2 डायमेंशन सरफेस बन रहा है, तो ये कैसा हुआ, प्लेन, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है बच्चों, और इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, इसकी डेफिनेशन हम अब पढ़ेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इमेज, इसमें 2 तरह से इमेज बनती है, पॉइंट इमेज बनती है और एक लार्ज इमेज बनती है, ठीक। इसके बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वैसे तो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 टाइप के ही हैं,
और इनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर में क्या क्या कैसे वो बनते हैं, उसका सेंटर क्या होता है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी क्या होती है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अपर्चर क्या होती है, फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, वो सभी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। चाहे तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठ सकते हैं और इसको लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इससे इमेज फॉर्मेशन, स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो दो तरह के मेरे पास मिरर हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो जो मेरे पास कॉनकेव मिरर है उससे 6 टाइप्स की इमेज बनती है। कैसे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ऐसे बता पाना इम्पॉसिबल होगा, ठीक। और जो दूसरा है कॉन्वेक्स, उससे 2 टाइप्स की इमेज बनती है, ठीक। फिर इसके बाद मिरर फॉर्मूला हमें पढ़ना है। मिरर फॉर्मूले एक्चुअली फोकल लेंथ और इमेज कहाँ बन रही है मिरर से वो डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मिरर से, कितनी दूरी पर रखा है वो डिस्टेंस, इनमें रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी इमेज ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट का है, और जो इमेज बन रही है वो कितनी हाइट की बन रही है, क्या बड़ी बन रही है क्या उससे, क्या छोटी बन रही है क्या, ठीक है। ये वो डिफाइन करता है मैग्निफिकेशन। इसके बाद में पढ़ना है रिफ्रैक्शन, REFRECTION, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है बेटा, ये है रिफ्रैक्शन। कुछ बच्चे इसको भी रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन में तो क्या होगा, लाइट आई, टकराई और चली गई। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट आई लेकिन वापस नहीं जाती है। मान लीजिए जैसे नीचे पानी है ना, पानी में आप लोग देखो, अपने घरों पे भी देख सकते हैं ये फिनोमेनन। बिल्कुल अंधेरा करो, अंधेरा करने पे जो लेजर लाइट होती है वो लो, और एक गिलास में पानी भरो, उस पर लेजर लाइट मारो, देखो तो आप देखोगे जो ये पाथ है ना इसका लेजर लाइट का, पानी के अंदर जाकर के थोड़ा मुड़ जाता है। तो इस लाइट को मुड़ जाना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसके भी लॉज होते हैं, जैसे इसके 2 लॉ थे ना, इसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं। एक तो पहला तो यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल शुड बी इन द सेम प्लेन। और सेकंड है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है ये भी आगे मैं बताऊंगा अभी क्या है, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है ना, ये वो कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली एक ऐसा कांस्टेंट है जो ये मेजर करता है कि जो मेरे पास मीडियम है वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, इसका मतलब है मान लीजिए कोई रे आई, ठीक है, और वाटर में कोई रे आई, जैसे वाटर में हो जाएगी तो वाटर में उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि पानी की ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी से ज्यादा है, ठीक है। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही रिप्रेजेंट करता है, जो एयर होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो वाटर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में डिफरेंस होता है, वाटर वाला ज्यादा होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और उतना ही ज्यादा उसमें लाइट मुड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है लेंस एंड इट्स इमेज। लेंस क्या होते हैं, लेंस जो हम लोग आंखों में लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, जिसे चश्मे बनते हैं, ठीक। और ये कितने टाइप के होते हैं, वैसे तो ये भी 6 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि हमें सिर्फ 2 टाइप का पढ़ना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इसका फोकस क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अपर्चर क्या होती है, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किस तरह से हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, और किस तरह से इसमें इमेज फॉर्मेशन होती है। बहुत सिंपल है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या है, ये प्योर एक तरह से कह सकते हैं कला, फिगर बनानी जिसको अच्छे से आ गई इसमें, वो ना तो न्यूमेरिकल छोड़ के आएगा, ठीक है ना, और थ्योरी में तो उसके नंबर पक्के हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 12th में जो का तो आता है, सारा का सारा पार्ट 12th में है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई मतलब जो हमारी आंख है इसके बारे में, और कलरफुल वर्ल्ड जैसे हमें सभी चीजें रंगीन दिखाई देती हैं,
इंद्रधनुष रंगीन दिखाई देता है। कई बार जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो उसमें जो वो बगुला बनता है उसके अंदर जो कलर दिखाई देता है वो कभी कभी उसमें भी कई रंग दिखाई देते हैं। कई बार हम अपने घर की विंडो में ही लाइट जली रहती है उसमें 3-4 रंग हमें दिखाई देते हैं, या आसमान का नीला दिखाई देना। ठीक है, सूरज का क्या होता है, जब सन स्टार्टिंग में सुबह उगता है तो रेड दिखाई देता है, जब हमारे ऊपर होता है तो व्हाइट दिखाई देता है, या हम उसको देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है ना, जब फिर छुपता है फिर रेड दिखाई देता है। चारों तरफ रंग रंग ही रंग फैला हुआ है, तो कलरफुल वर्ल्ड इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है हमारे पास पार्ट ऑफ आई। आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे हमारी ये आंख है, इसमें जो सबसे ऊपर है जो काला काला हमें दिखाई देता है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक छोटा बिल्कुल बीच में है काला जो बिल्कुल डार्क है, और उसके चारों तरफ एक थोड़ा हल्का डार्क में काला काला है। तो जो बिल्कुल डार्क बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पुपिल, और उसके जो बाहर वाला पार्ट है ब्लैक उसको बोलते हैं आइरिस, और जो ये रेड और इस तरह गोलक सा है ना इसको बोलते हैं, जो गोल सा पार्ट है उभरा हुआ है बाहर का, इसको बोलते हैं कॉर्निया। और इस कॉर्निया के पीछे एक लेंस होता है जिसकी वजह से इमेज बनती है हमारी आंख के पीछे, और फिर वहां से वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि नर्व्स ऑप्टिक नर्व्स से जुड़ा रहता है माइंड। ठीक है, तो वहां से लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिससे इमेज बनती है हमारी आंख पे, और वो इमेज कहाँ पहुंचती है फिर माइंड में, किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। ठीक, तो ये सभी चीजें, ये सभी पार्ट्स हमें इसमें पढ़ने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आइस के। इसके बाद पढ़ना है डिफेक्ट्स इन आइस। 4 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आइस में, एक कैटरेक्ट, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, और 4th वाला पार्ट वो होता है जिसमें ये दोनों होते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। ठीक है, उसमें दोनों होते हैं। ठीक, मायोपिया में क्या होता है, हमें दूर की चीज नहीं दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें पास की चीज नहीं दिखाई देती है। अब इनको हम कैसे, इन डिफेक्ट को कैसे करेक्ट करते हैं, ये भी हमें पढ़ना होता है। ठीक है, जिसको मैंने क्या लिखा, करेक्शन एंड करेक्शन। इसके बाद हमारे पास है प्रिज्म एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। बच्चों एक्चुअली प्रिज्म एक कांच का पदार्थ होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है जो इस शेप में बना होता है। कई बार आप जब ऑफिस में गए हो किसी, या तो प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए हों या कहीं और ऐसी जगह गए हों जहाँ ऑफिस बना हुआ हो, और उस ऑफिस पर वो गोल गोल, एक तो गोल कांच का रखा रहता है, कई जगह गोल ना होकर के एक प्रिज्म टाइप इस टाइप से रखा रहता है। ठीक है, इस टाइप से ये, तो वो प्रिज्म होता है। उस प्रिज्म में एक जगह से लाइट डालते हैं तो लाइट जब इधर से निकलती है ना तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। अगर हम उसके सामने क्या रखें, कोई स्क्रीन रखें, और विबग्योर के रूप में होती है, वो सबसे नीचे वी होता है, सब विबग्योर वायलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना ही कम रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसका ही कारण है अपरेंट स्टार पोजीशन, हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, जैसे जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कि हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, मान लीजिए एक तो मेरे पास ये प्लेन मिरर है, लाइट आई ऐसे पैरेलल चली गई, इधर से लाइट आई पैरेलल चली गई, इधर से लाइट आई पैरेलल चली गई। अगर मैं इसको ऐसे कर्व बना दूं तो क्या होगा, कुछ लाइट इधर आके इधर चली जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी, इधर से इधर, तो लाइट चारों तरफ को फैल जाएगी टकराने के बाद। तो ये जो घटना होती है इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है ना, इसी की वजह से हमें जो आकाश है नीला दिखाई देता है, और वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, देखो वाई स्काई ब्लू, वाई क्लाउड, जो वाई क्लाउड मतलब बादल एपियर वाइट, वाइट क्यों दिखाई देते हैं हमें बादल। डिफरेंट कलर ऑफ सन एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब सुबह के टाइम हमें जब सूरज निकलता है तो रेड दिखाई देता है, जब दोपहर में निकलता है तो वाइट दिखाई देता है, निकलता है जब ऐसे पहुंचता है दोपहर में तो वाइट दिखाई देता है, दोपहर से फिर वो शाम के टाइम पहुंच जाता है तो शाम में फिर वो कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। तो ये सभी स्कैटरिंग फिनोमिनन के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमें पढ़ना है चार्ज। चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज एक इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक,
फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है और इस चार्ज के कारण ही करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में, तो करंट क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल मतलब बैटरी को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, स्विच जो लगा होता है उस चीज उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सभी सिंबल हमें पढ़ने होते हैं इसमें। ओम्स लॉ कहता है अगर किसी सर्किट में कोई करंट बह रही है, मान लीजिए कोई सर्किट है, सर्किट का मतलब ये बैटरी ली, इस बैटरी के ऊपर से दो तार जोड़े ऐसे निकाल करके यहाँ लोड लगा दिया, लोड मतलब कोई भी बल्ब या इसको रेसिस्टर कह देते हैं, ऐसे जो बनाते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि V जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे V बढ़ेगा ऐसे ऐसे ही VI बढ़ता चला जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो हमें क्या कहता है ओम्स लॉ। इसके बाद हमें रेसिस्टर पढ़ने हैं। रेसिस्टर क्या करते हैं, रेसिस्टर्स क्या होती है, जब भी कोई करंट किसी सर्किट में बहती है तो उसको कम करने के लिए जो यूज करते हैं वो रेसिस्टर होता है, मतलब करंट के रास्ते में रुकावट, बाधा, ठीक है, उसको रेसिस्टर बोलते हैं। रेसिस्टर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और इनका कॉम्बिनेशन भी आपको पढ़ना है। कॉम्बिनेशन मतलब अगर एक रेसिस्टर यहाँ जोड़ दिया, एक तार लिया, उसमें एक रेसिस्टर यहाँ, फिर एक रेसिस्टर यहाँ, एक रेसिस्टर यहाँ, और इसको बैटरी जोड़ दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और या दूसरा, एक रेसिस्टर, कोई एक वायर लिया, उसमें एक रेसिस्टर यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर दूसरी वायर उसमें रजिस्टर यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर तीसरी वायर उसमें रजिस्टर यहाँ जुड़ा हुआ, फिर तीनों वायर को एक जगह यहाँ पे जोड़ा हुआ, ठीक है, मतलब रजिस्टर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और तीन अलग अलग वायर और तीनों वायर को यहाँ जोड़ दिया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन में मान लीजिए पहला रजिस्टर R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, तो टोटल रजिस्टर इसका क्या होगा, या सीरीज में अगर R1 R2 R3 जुड़े हुए हैं तो उनका टोटल रजिस्टर क्या होगा, उसको हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फैक्टर अफेक्टिंग टू दैट, रेसिस्टर को क्या क्या चीज इफेक्ट करती है एक्चुअल में, इसका जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जो जहां रो क्या है, रेसिस्टिविटी होती है किसी कंडक्टर की, और एल क्या होता है उस कंडक्टर की लेंथ, और ए होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मान लीजिए कोई वायर है, तो ये वायर है, तो इसका जो ये एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जितना एरिया होगा वो इनका इस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है, वो सभी चीजें पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन वही सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक्चुअली होता क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई वायर हमारे पास है, ठीक है, उस वायर में कंडक्टर जोड़ दिया हमने और नीचे बैटरी लगा दी, तो करंट फ्लो होने लगेगी। हम देखेंगे धीरे धीरे वो कंडक्टर गर्म होने लगता है, ठीक है। किस वजह से गर्म होता है, वो करंट की वजह से गर्म होता है, और उसका क्या कारण है, वाई, तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में फॉर्मूला क्या होगा उसका, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है हमारी, वो पढ़ेंगे। और इसके बाद आ जाता है मैग्नेटिज्म। अभी जो यहाँ तक पार्ट पढ़ा है हमने, ये है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद जो पार्ट आ जाता है वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट के कारण जो भी इस दुनिया में होता है वो मैग्नेटिज्म है, ठीक है। और मैग्नेट क्या होती है, आपने देखा होगा बचपन में, चुंबक को चुंबक बोलते थे। कई तरीके से हम इसको बना सकते हैं, नेचुरल भी हमें मिलती है, ठीक है, आर्टिफिशियल भी हम लोग बना सकते हैं। छोटी छोटी तो हमने देखी हो बचपन में, जो चिपक जाती थी। इसी तरह से करंट, इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेट बनाई जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले किसने देखा था, ये ओरेस्टेड ने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई जा सकती है। ये ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था यदि किसी वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं और उसके चारों ओर या उसके पास में कोई मैग्नेटिक नीडल रखें तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। देखो वायर है, करंट फ्लो करा दी, बराबर में रखी कोई मैग्नेटिक नीडल, पास में लेकर आए तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से इसका नाम मैग्नेटिक फील्ड इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के होने पर ही डिफ्लेक्शन करेगी, समझ रहे हो। अब इस वायर के पास आने के कारण डिफ्लेक्शन कर रही है, इसका क्या मतलब है कि इस वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है,
वो कितना होता है वो बताया था बायो सेवर्ट्स ने, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें रूल्स, देखो वो अगर हो सकता है सही ना चमक रहा हो, वो लिखा हुआ है रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन से रूल हैं। राइट हैंड कर्व रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बहुत सारे रूल हैं, वो सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक्चुअली क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड लो, उसके ऊपर तार लपेट दो, ठीक है, और तार से जो शोकर देखे ना बाइक के, इस तरह से वो जो शोकर है वो सोलेनॉइड ही है। अगर वो किसी ऐसी वायर का बना हुआ है जिसमें वो करंट फ्लो हो सकती है, तो वो क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है, उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। उसके कारण उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये सभी चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है, अगर सिलेबस में हुआ तो। वैसे तो सिलेबस में आई थिंक आपके इसका कंस्ट्रक्शन होगा, बस क्या होता है सोलेनॉइड क्या नहीं, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से हम करंट फाइंड करते हैं, करंट फाइंड नहीं करते, मेजर करते हैं, ठीक है। अगर कहीं किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो मैंने वहां गैल्वेनोमीटर लगा करके मैं चेक कर सकता हूं, तो मुझे बता देगा यहाँ कितनी करंट है। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन बच्चों क्या होता है, मान लीजिए दो मैग्नेट ले लिए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, और उस सॉफ्ट आयरन कोर पर आपने देखा होगा कॉपर वायर ऐसे लपेट दी जाती है, ठीक है, और इससे एक सुई लगाते हैं, और वो सुई ऊपर जो जहां मेजर करते हैं, जो पॉइंट स्केल होता है, उस पॉइंट स्केल से टच हो रहती है, ठीक है। और जैसे ही करंट फ्लो करते हैं नीचे से, तो ये कोयल घूम जाती है, ठीक है। ये किस लिए घूमती है बच्चों, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा जाता है, उसमें करंट फ्लो होती है ना, तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसके कारण वो घूम जाती है। उसके घूमने के कारण वो निडल भी घूम जाएगी और वो डिफ्लेक्शन दे देती है, ठीक है। वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसमें क्या होता है कि किसी एक वायर में करंट फ्लो करो, या किसी एक कॉइल में करंट वो फ्लो करो, और दूसरी कॉइल लो, उसके पास लेके जाओ, फिर दूर लेके जाओ, पास लेके जाओ, फिर दूर लेके जाओ, तो हम देखेंगे कि इस दूसरी कॉइल में भी बिना किसी बैटरी के या बिना इस वायर के टच किए करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है हमें। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होती है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे घर में यूज होता है ना, कि कैसे कैसे हमें पावर सप्लाई देनी है, कहाँ पॉइंट देना है, कैसे क्या करना है, वो सभी सर्किट में आता है, ठीक है। तो ये लगभग 4 यूनिट हो गई। इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और सोर्स ऑफ एनर्जी में हम बच्चों क्या पढ़ते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसा इसके नाम से ही लिखा हुआ है कि वो सोर्स जिनसे एनर्जी को रीजनरेट किया जा सके, ठीक है, जिनसे एनर्जी को रीजनरेट किया जा सके, जैसे विंड है, सोलर एनर्जी है, बायो मास एनर्जी है, ठीक है, वेव एनर्जी है, इसका हमें डिस्कशन करना है इसमें, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, जैसा इसके नाम से लग रहा है कि जिनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। क्या 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 हो गया, जैसे फ्यूल्स में कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी भी इसी का एक फॉर्म है, जिसमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपका सिलेबस इतना है, मोस्टली ज़्यादा नहीं है, ठीक। मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही, ओके।